हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? होप करता हूं आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज जीके जीएस डेमो क्लास 2 है। अगर आप फर्स्ट क्लास को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको जीके जीएस की पहली क्लास आपको देखने को मिल जाएगी और आज दूसरी क्लास है। उसके बाद जो टॉपिक वाइज की आपकी जो क्लासेस होंगी केवल एप्लीकेशन पे ही होंगी। तो अभी तक आप एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन की लिंक है, डाउनलोड करिए। पेमेंट करने के बाद आप जो है हर सब्जेक्ट की वहां पे क्लासेस देख सकते हैं और पेमेंट करने से पहले हर सब्जेक्ट की आप डेमो देख लेना। हिंदी, जीकेजीएस, रीजनिंग, प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट की डेमो पड़ी हुई है, आप जाइए देखिए। और आज ये अंतिम क्लास होगी जीकेजीएस की। उसके बाद जो यूट्यूब पे क्लासेस होंगी कल से आपकी जो है प्रैक्टिस सेट की क्लासेस होंगी, ठीक है ना। सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आएंगी। तो जितेंद्र सर आज जो है जीएस डेमो क्लास 2 की जो है स्टार्टिंग कर रहे हैं सर। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। पहले वीडियो में हमने देखा सिंधु सभ्यता के बारे में बेसिक चीज़ें देखा। आज हम उससे जो है आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, हाँ, आइए। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए, प्रमुख स्थल पहले वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता जो है कैसे लोगों तक पहुंची ये देखा था। आज हम जो है प्रमुख स्थलों के बारे में देखेंगे। देखिए, प्रमुख स्थलों में हमको क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखिए, जो प्रमुख स्थल हैं वो आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हाँ, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, बनावली। इसके बाद देखिए अन्य जो छोटे छोटे स्थल हैं, अन्य में देखिए फुरकोटदा, हाँ, फुरकोटदा के बाद देखिए रंगपुर, दायमाबाद, रोपड़, कुनाल। इन सभी स्थलों के बारे में जानेंगे कि इनकी खोज किसने की, यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला स्थल है आपका हड़प्पा। देखिए, उत्खननकर्ता जो है, वो राय बहादुर दयाराम शाहनी। इन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन किया था। देखें, ये जो है पाकिस्तान में या पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। देखिए, जो मोंटगोमरी जिला है इसे आधुनिक शाहीवाल जिले के नाम से जाना जाता है। शाहीवाल जिला। दूसरा देखिए, ये जो हड़प्पा है, ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है।
देखें यहाँ पे फाक्ष क्या प्राप्त हुए हैं, एक R37 कब्रिस्तान, एच आकार का शवाधान, स्वास्तिक चिन्ह, तांबे की इक्का गाड़ी, इक्का या इक्के गाड़ी, इक्का गाड़ी। और देखें हाँ तांबे की इक्का गाड़ी यहां पे प्राप्त हुई है। चांदी का फाक्ष प्राप्त हुआ है, चांदी का फाक्ष प्राप्त हुआ है। हाँ देखें आपका हड़प्पा जो है, हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है, तो राय बहादुर दयाराम साहनी है, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा का जो है उत्खनन करवाया था। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है, जिसे आधुनिक साहिवाल जिले के नाम से जाना जाता है। ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से R37 कब्रिस्तान, एच फवाधान, स्वास्तिक चिन्ह, तांबे की इक्का गाड़ी और चांदी का फाक्ष प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं अगला स्थल आपका मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता जो हैं, उत्खननकर्ता राखाल दास बनर्जी हैं। इन्होंने 1922 में इसका उत्खनन किया था। ये देखें ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। देखें यह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, दाएं तट पर स्थित है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कौन कौन से फाक्ष मिले हैं, तो देखिए यहाँ पे अन्नागार, स्नानागार, सूती वस्त्र का फाक्ष, सूती वस्त्र का फाक्ष, सर्वाधिक लोग निवास करते थे यहाँ, सर्वाधिक लोग निवास करते थे। सर्वाधिक मोहरें यहीं पे प्राप्त हुई है। देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट बनता है, जैसे जो अन्नागार है, ये सबसे बड़ी इमारत है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है क्वेश्चन। और देखिए जो मोहनजोदड़ो है, इसका अर्थ मोहनजोदड़ो का अर्थ, मोहनजोदड़ो का अर्थ
मृतकों का टीला, मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला, इसे प्रेतों का टीला भी कहा जाता है, प्रेतों का टीला कहा जाता है। इसे स्तूपों का टीला, स्तूपों का टीला भी कहा जाता है। इसे सिंध का बाग, इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहां से और बनता है। पिग्गट महोदय ने, पिग्गट महोदय ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को, मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी कहा है, जुड़वा राजधानी कहा है। देखिए नेक्स्ट चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो देखिए उत्खननकर्ता, देखें उत्खननकर्ता जो है वो आपका अर्नेस्ट मैके और एनजी मजुमदार, मजुमदार व अर्नेस्ट मैके हैं, अर्नेस्ट मैके, मैके हैं। देखिए जो चंदहुदड़ो है इसकी स्थिति देखें, ये पाकिस्तान, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में स्थित है। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। फाक्ष देखें, यहां से देखें, यहां से मनका बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना, कारखाना मिला है। यहीं पे देखें बिल्ली को बिल्ली को पीछा करते हुए, बिल्ली को पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का फाक्ष मिला है, कुत्ते के पंजे, पंजे का फाक्ष, कुत्ते के पंजे का फाक्ष यहां पे मिला हुआ है। देखिए और क्या मिला है, यहां से कंघी, इत्र, लिपस्टिक, अर्थात सौंदर्य प्रसाधन का, सौंदर्य प्रसाधन का फाक्ष मिला है, मिला है। यहीं से देखें वक्राकार ईंटों का फाक्ष मिला है, वक्राकार ईंटों का, ईंटों का फाक्ष मिला है। इसके बाद देखते हैं हम, नेक्स्ट स्थल है आपका लोथल, लोथल। देखिए उत्खननकर्ता जो है, उत्खननकर्ता वो है रंगनाथ राव, रंगनाथ राव। ये देखिए गुजरात में, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। देखिए यहाँ पे फाक्ष, यहाँ पे जो फाक्ष है वो आपका, देखिए यहाँ पे भी मनका बनाने का कारखाना मिला है, मनका बनाने का
कारखाना, यहाँ पे चावल का दाना, चावल का दाना। यहाँ पे देखिए गोदीवाड़ा का फाक्ष मिला है, गोदीवाड़ा या बंदरगाह, बंदरगाह का फाक्ष मिला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि गोदीवाड़ा का फाक्ष कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप बताएंगे लोथल से प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखें यहाँ पे हाथी के दांत का पैमाना, हाथी के दांत का पैमाना यहाँ पे मिला है। यहाँ पे युगल समाधान या हाँ आपका युगल समाधि प्राप्त हुई है। यहाँ पे 3 युगल समाधि प्राप्त हुई है। अच्छा, लोथल को लघु हड़प्पा, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, लघु मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, कहा जाता है। देखिए आपका नेक्स्ट है धौलावीरा, धौलावीरा। देखिए धौलावीरा का जो अर्थ है, अर्थ इसका अर्थ होता है सफेद कुआं, सफेद, हाँ सफेद कुआं। देखें धौलावीरा की खोज जो है, खोज राविंद्र बिष्ट ने किया था, राविंद्र बिष्ट ने किया था। क्या देखिए गुजरात में है, गुजरात, गुजरात में है। देखिए यहाँ पे फाक्ष क्या मिला, फाक्ष, यह स्थल 3 भागों में विभाजित था, यह स्थल 3 भागों में, 3 भागों में विभाजित था। इससे पहले हमने नगर नियोजन में बताया था कि सिंधु सभ्यता के जो स्थल थे वो 2 भागों में विभाजित होते थे, पूर्वी भाग और आपका पश्चिमी भाग। लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल था जो 3 भागों में विभाजित था। ये 3 भाग देखें, एक पश्चिमी भाग, पश्चिमी, दूसरा देखें मध्यमा और पूर्वी भाग, पूर्वी भाग। देखें यहाँ पे 16 कृत्रिम जलाशय, जलाशय का फाक्ष मिला है, फाक्ष मिला है। यहीं पे देखें यहाँ जल निकासी की उच्चतम व्यवस्था थी, जल निकासी की उच्चतम व्यवस्था थी। आपसे हाँ क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कौन सा स्थल था जहां जल निकासी की उच्चतम व्यवस्था थी, तो आप बताओगे वो आपका धौलावीरा है, धौलावीरा। आइए देखिए नेक्स्ट कालीबंगा, कालीबंगा उत्खननकर्ता देखें, उत्खननकर्ता बीबी लाल या अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। हाँ ये देखें राजस्थान में है, राजस्थान में, राजस्थान में स्थित है। ये घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे, किनारे स्थित है। फाक्ष देखें यहाँ से
जुते हुए खेत का फाक्ष मिला है, जुते हुए खेत का फाक्ष प्राप्त हुआ है। यहाँ पे देखिए बहुफसली यानी एक साथ कई फसल उगाने का फाक्ष मिला है, यहाँ बहुफसली का फाक्ष मिला है। यहाँ पे देखिए प्राचीन भूकंप का फाक्ष मिला है, प्राचीन भूकंप का फाक्ष मिला है। यहीं से देखें अलंकृत ईंटों का फाक्ष मिला है, अलंकृत ईंटों का फाक्ष। यहीं से देखिए हाँ आयताकार अग्निकुंड, आयताकार अग्निकुंड, अग्निकुंड का फाक्ष मिला है। यहीं से शल्य चिकित्सा का फाक्ष मिला है, शल्य चिकित्सा का फाक्ष मिला है। देखें कालीबंगा का अर्थ होता है, अर्थ काले रंग की, काले रंग की चूड़ियां। हाँ कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। देखिए नेक्स्ट अगला स्थल है आपका बनावली। देखिए बनावली के बारे में जान लेते हैं। बनावली इसके उत्खननकर्ता हैं, उत्खननकर्ता वो हैं राविंद्र बिष्ट, राविंद्र बिष्ट हैं। ये भी देखें ये हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ से देखें फाक्ष क्या मिला है, फाक्ष तो अच्छे किस्म के, अच्छे किस्म के जौ, जौ का फाक्ष मिला है। यहाँ पे देखें मिट्टी, मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है, मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। ये आपका इम्पोर्टेंट है। हाँ ये जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मिट्टी का हल कहाँ से मिला है, तो आपको बताना है बनावली से प्राप्त हुआ है। आइए देखिए नेक्स्ट अन्य स्थलों में देखें, अन्य में फुरकोटदा, फुरकोटदा यहाँ पे देखें ये गुजरात में है, गुजरात। और यहाँ से घोड़े, घोड़े का अस्थिपंजर, अस्थिपंजर का फाक्ष मिला है। इसके बाद देखें रंगपुर, रंगपुर ये भी गुजरात में है, गुजरात में ये मादर नदी के किनारे स्थित है, मादर नदी के किनारे। और यहाँ से धान की भूसी का फाक्ष मिला है। इसके बाद देखें दायमाबाद, दायमाबाद ये सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। और दायमाबाद जो है ये आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में ये प्रवरा नदी के किनारे है, प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से धातु, धातु का रथ, रथ मिला है, धातु का रथ यहाँ पे मिला है। इसके बाद देखें एक स्थल है आपका रोपड़, रोपड़ ये पंजाब में है, पंजाब। और सतलज नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद उत्खनित, उत्खनित पहला स्थल है, ये पहला स्थल है। और एक क्वेश्चन और देखें यहाँ से, यहाँ पे मानव के साथ, मानव के साथ कुत्ते
को दफनाने का साक्ष्य मिला है, कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। आइए देखिए नेक्स्ट, एक स्थल और देख लीजिए, कुनाल, ये हरियाणा में है, हरियाणा में। यहाँ से चांदी के दो मुकुट प्राप्त हुए हैं, चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ देखिए एक चीज और जान लीजिए, कुछ विशेष तथ्य देख लीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमने बताया कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, ये 2 स्थलों में, 2 भागों में विभाजित थी, एक पूर्वी भाग, एक पश्चिमी भाग। जो पश्चिमी भाग होता था ये दुर्गीकृत होता था, यानी चार दीवारी से घिरा होता था, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे स्थल हैं जो एक ही 4 दीवारी से घिरे हुए हैं, कुछ ऐसे स्थल हैं जो अलग अलग दुर्गीकृत हैं, कुछ ऐसे स्थल भी हैं जो दुर्गीकृत ही नहीं हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए लोथल और सुरकोटदा, ये 2 स्थल हैं जो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। देखिए ये मान लीजिए आपका पश्चिमी स्थल है, पश्चिमी है, और ये आपका पूर्वी है, पूर्वी। तो पश्चिमी और पूर्वी दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, ये दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। इसी प्रकार देखें कालीबंगा, जो कालीबंगा है ये अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। हाँ देखें, ये पश्चिमी स्थल हो गया, पश्चिमी, और ये आपका पूर्वी स्थल हो गया, पूर्वी। तो ये अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हैं, ऐसे घिरा हुआ है, ठीक है। एक और देख लें, चनहुदड़ो, हाँ, ये कोई रक्षा प्राचीर से नहीं घिरा है, ये दुर्गीकृत नहीं है। जैसे आपसे कोई पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो दुर्गीकृत नहीं है, तो आपको बताना है वो आपका चनहुदड़ो है। वो क्या है? वो चनहुदड़ो है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नदियों के किनारे बसे स्थल, नदियों के किनारे बसे स्थल। आइए इनको हम एक ही जगह देख लेते हैं। जैसे देखें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इसी पे देखिए चनहुदड़ो। देखिए नदी में जो है, नदी हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, रावी नदी। मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद देखें लोथल, ये आपका भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी, हाँ भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा,
कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। इसके बाद देखें बनावली, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी ये भी दोनों घग्गर नदी के किनारे स्थित है। रोपड़, रोपड़ ये आपका सतलज नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है। रंगपुर, रंगपुर जो है ये मादर नदी के किनारे स्थित है, हाँ मादर नदी के किनारे स्थित है। और देखते हैं मांडा, जो मांडा है ये आपका चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब नदी। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये आपका हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है। दायमाबाद, दायमाबाद जो है ये आपका प्रवरा नदी के किनारे है, प्रवरा नदी के किनारे। सुतकांगेडोर ये आपका दास्क नदी के किनारे स्थित है, दास्क नदी के किनारे स्थित है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी राजनीतिक स्थिति, हाँ राजनीतिक, राजनीतिक स्थिति। देखिए राजनीतिक स्थिति जो है इसमें हमें जानकारी का अभाव है क्योंकि लिपि जो है पढ़ी नहीं जा सकी, लेकिन संभवतः हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन जो है वो पुरोहित वर्ग के हाथों में रहा होगा। ठीक है, तो देखिए जानकारी का अभाव, जानकारी का अभाव है, अभाव है। संभवतः, संभवतः प्रशासन, प्रशासन पुरोहित वर्ग, पुरोहित वर्ग के हाथों में था, हाथों में था। और एक चीज और यहां देख लें, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी, एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। इसके बाद जो है हम लोग सामाजिक स्थिति को भी देख लेते हैं कि समाज कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो देखें सामाजिक स्थिति देख लेते हैं। जो समाज था वो आपका मात्र सत्तात्मक था। देखिए मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक, सत्तात्मक था। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, तो आप बताओगे मात्र सत्तात्मक था। समाज देखें, समाज 4 वर्गों में, 4 वर्गों में विभाजित था, विभाजित था। एक देखें पुरोहित वर्ग, पुरोहित, पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, किसान वर्ग, और चौथा है आपका श्रमिक वर्ग। इन 4 वर्गों में पूरा समाज जो है विभाजित था। देखें लोग, जो लोग थे वो शाकाहारी भी थे, शाकाहारी एवं मांसाहारी, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, मांसाहारी थे। स्त्री व पुरुष, स्त्री व पुरुष श्रृंगार करते थे, श्रृंगार
एवं आभूषण पहनते थे। आभूषण पहनते थे। इसके बाद देखें, ये लोग मनोरंजन के लिए मनोरंजन के लिए शिकार करना, शिकार करना, पशु पक्षी को लड़ाना, पाशा खेलना, मछली पकड़ना, ये सब किया करते थे। और देखिए समाज जो है, समाज यहां पे देखिए, ये लोग शांति प्रिय लोग थे, शांति प्रिय थे। क्यों? क्योंकि बहुत कम मात्रा में हथियार मिले हैं, बहुत कम मात्रा में हथियार मिले हैं। और ये लोग जो है, इन लोग का जो परिवार होता था वो संयुक्त परिवार होता था, ठीक है। 3-4 पीढ़ी के लोग एक साथ रहा करते थे, ठीक है। तो इन लोग का परिवार कैसा था, वो आपका संयुक्त होता था। इसके बाद हम लोग देखते हैं धार्मिक स्थिति देख लेते हैं। धार्मिक स्थिति देखिए, प्रकृति बहुदेववाद था, बहुदेववाद था। यानी ये लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे। ये लोग जो है जल पूजा, वृक्ष पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा किया करते थे। देखिए अंधविश्वास था, लोगों में अंधविश्वास था। ये जो है बलि प्रथा का प्रचलन था। अग्निकुंड का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखिए अग्निकुंड का जो साक्ष्य है ये कालीबंगा से मिला है, कालीबंगा से। ये लोग देवताओं की मूर्तियां बनाकर पूजा करते थे। लेकिन मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला था। इसके बाद देखें आर्थिक स्थिति देख लेते हैं। देखिए जो आर्थिक स्थिति, जो इनकी अर्थव्यवस्था थी वो आपका कृषि आधारित थी। तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता में लोगों के अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, तो आप बताओगे ये आपका कृषि आधारित थी। देखें इन्हें गेहूं, सरसों, मटर, चना, रागी इनकी प्रमुख फसलें थी। इनकी प्रमुख फसल थी। इन्हें चावल और
बाजरे की जानकारी नहीं थी, बाजरे की जानकारी नहीं थी, जानकारी नहीं थी। लेकिन देखें, चावल का जो साक्ष्य मिला है, चावल का साक्ष्य वो आपका लोथल से प्राप्त हुआ है, लोथल से मिला है। धान की भूसी, धान की भूसी का जो साक्ष्य मिला है वो आपका रंगपुर से मिला है, रंगपुर से मिला है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद देखें, गाय, भैंस, भैंस, भेड़, बकरी, बकरी, खरगोश, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, बिल्ली, ये प्री पशु थे, प्री पशु थे। लेकिन ऊंट, हाथी, घोड़े, घोड़े की जानकारी नहीं थी, नहीं थी। हाँ, यहाँ एक चीज और देखेंगे, घोड़े का साक्ष्य जो है वो आपका मिला है। देखें, घोड़े, घोड़े का अस्थिपंजर, अस्थिपंजर ये सुरकोटदा से मिला है, सुरकोटदा, सुरकोटदा से मिला है। घोड़े का जबड़ा या घोड़े, हाँ, घोड़े का दांत, घोड़े का दांत जो है राणा घुंडई से मिला है, राणा घुंडई से प्राप्त हुआ है। हाँ, घोड़े का जबड़ा देखें लोथल से मिला है, घोड़े का जबड़ा ये आपका लोथल से प्राप्त हुआ है, लोथल से प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखें, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये सोना एवं चांदी, हाँ, सोना चांदी, चांदी की जानकारी थी, की जानकारी थी। लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे की जानकारी नहीं थी। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि लोहे का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो देखिए, लोहे का साक्ष्य जो है अतरंजी खेड़ा से मिला है। ये उत्तर वैदिक काल में जाकर के लोहे की जानकारी हुई है। इसके बाद देखें, ये लोग कांसे, कांसा कि जो कांसा है ये तांबा प्लस टिन को मिलाकर के बनता है। तो कांसे का सर्वाधिक प्रयोग किया करते थे, सर्वाधिक प्रयोग, सर्वाधिक प्रयोग करते थे। इसके बाद देखें, ये विदेशों से व्यापार करते थे, विदेशों से व्यापार करते थे, व्यापार करते थे। एक अभिलेख है शारगोन, शारगोन अभिलेख में, अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को मेलहुआ कहा गया है, मेलहुआ, मेलहुआ कहा गया है। देखिए, मेलहुआ का अर्थ होता है नाविकों का देश, नाविकों का देश, देश। और इसी अभिलेख में कपास को सिंडन कहा गया है। इसी अभिलेख में जो है कपास को सिंडन कहा गया है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद हम देखते हैं लिपि,
देखिए जो लिपि है, लिपि, तो लिपि का ज्ञान तो है, लिपि की जानकारी थी इन लोगों को, लिपि का ज्ञान है, लेकिन लिपि जो है पढ़ी नहीं जा सकी अभी तक, ठीक है, पढ़ी नहीं जा सकी। ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। देखिए ये भाव चित्रात्मक थी, चित्रात्मक थी। इसके बाद देखें इसमें 375 से लेकर 400 अक्षर थे, 400 अक्षर थे। तो यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे थी, तो आप बताओगे भाव चित्रात्मक थी। इसे गौमूत्रिका लिपि भी कहा जाता है, इसे गौमूत्रिका लिपि भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए मूर्तियां एवं मोहरे के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। मूर्तियां एवं मोहरे देखिए मूर्तियां जो थी, मूर्तियां 3 प्रकार की बनाई जाती थी, 3 प्रकार की बनाई जाती थी। देखिए पत्थर की, धातु की और मिट्टी टेराकोटा। देखिए धातु का रथ प्राप्त हुआ है, धातु का रथ का साक्ष्य मिला हुआ है। कहाँ से मिला है, तो आप कहोगे दायमाबाद से धातु का रथ मिला है। इसके बाद देखें पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है, पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। ये कहाँ से मिली है, तो ये आपका मोहनजोदड़ो से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके बाद देखिए कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांस्य की नर्तकी, ये भी आपका मोहनजोदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके बाद देखते हैं जो मुहरे थी, मुहरे सर्वाधिक फिलखड़ी की बनाई जाती थी, सर्वाधिक फिलखड़ी की बनती थी। सर्वाधिक चौकोर मोहरे प्राप्त हुई हैं। देखिए सर्वाधिक मोहरे मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से मिली है, देखिए मोहरों में एक श्रृंगी बैल व कुबड़ वाला षाण का अंकन प्राप्त होता है। अंकन प्राप्त होता है। एक चीज और यहां ध्यान दीजिए, देखिए जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो
के एक मुहर से आदि शिवा की आकृति मिली है जिसे जॉन मार्शल ने पशुपति कहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पशुपति का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आप बताओगे इसका साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, आइए देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन देखें, इसमें विद्वानों में विवाद है, सबका अलग अलग मत है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन देखिए, गार्डन चाइल्ड मार्टिन व्हीलर के अनुसार आर्यों के आक्रमण के कारण जो है ये सभ्यता जो है नष्ट हो गई थी। आर्यों के आक्रमण के कारण। देखिए नेक्स्ट, एस.आर. राव, मैके, जॉन मार्शल के अनुसार जो है बाढ़ के कारण जो है ये सभ्यता नष्ट हो गई थी। इसके बाद देखें अमलानंद घोष के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण जो है ये सभ्यता नष्ट हुई। इसके बाद देखें कैनेडी के अनुसार मलेरिया के कारण जो है ये सभ्यता नष्ट हो गई थी। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार देखें, माधव स्वरूप वत्स के अनुसार नदियों के दिशा बदलने के कारण, नदियों के दिशा बदलने के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं है। तो देखें निष्कर्ष ये निकला, हाँ, इसके पतन के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है। इसके कई कारण हैं, नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।